अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चंस किए थे आप लोगों ने, मैंने जो एग्जांपल दी थी और क्वेश्चन कहा था फैक्टोरियल करने के लिए। यस मैम जी, हो गई थी ये एग्जाम। आगे फर्दर जो है हमारे पास प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तो कल हमने टॉपिक किया था ऑर्थोगोनैलिटी का, उसके अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन आ रहा था, उस प्लस माइनस वन को यहाँ पे डील आउट किया हुआ है। सिंस फॉर एन ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन के साथ जब उसका आंसर आता है, जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं, आंसर जो है प्लस माइनस की फॉर्म में आता है। ये एज इट इज डायरेक्ट मेंशन नहीं हुआ, लास्ट पे जो मैंने आप लोगों को कहा था थोड़ा सा आप उसको स्टडी कर लीजिएगा। ऑर्थोगोनैलिटी वाले ही जो टॉपिक है उसके अंदर यहाँ पर जब हमने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके उसको इक्वल टू वन शो किया था, आइडेंटिटी शो किया था। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज दोनों की कंडीशन मैंने कल बताई थी कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें या मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आता है। That is on determinant taking gives determinant of t का square is equal to 1। दोनों का डिटर्मिनेंट जब हम लेंगे t और t के डैश का यानी कि t के ट्रांसपोज का, तो दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा, तो हम उसे डिटर्मिनेंट ऑफ t स्क्वायर मेंशन कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमारे पास वो 1 यानी कि आइडेंटिटी के इक्वल आता है। डिटर्मिनेंट ऑफ t स्क्वायर जब यहाँ से मैं खत्म करूँगी स्क्वायर रूट लूँगी, दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट आएगा यहाँ से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा लेफ्ट साइड से, और राइट साइड पे प्लस माइनस वन के साथ जो है उसका आंसर आएगा। और ये प्लस माइनस वन के साथ जब डिटर्मिनेंट आ रहा था, तो डिटर्मिनेंट जब प्लस के साथ है तो राइट हैंडेड फंक्शन हमारे पास डिफाइन होते हैं, यानी कि राइट हैंडेड एक्सिस सिस्टम है। अदरवाइज जब नेगेटिव साइन के साथ डिटर्मिनेंट t इज इक्वल टू माइनस वन आता है, तो हमारे पास जो हमारा गिवन सिस्टम है एक्सिस का वो लेफ्ट हैंडेड है। इसी में आगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर भी डिफाइन आउट था, लेकिन उसने फर्दर उसे दोबारा से डिटेल से डिफाइन किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स डिफाइन किया था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ऑर्थोगोनैलिटी। But now we will define for proper and improper transformation। हम इसे प्रॉपर एंड प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डिफाइन आउट करेंगे, इसलिए यहाँ पर जो है वो मेंशन आउट किया है सेपरेट से। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन की फॉर्म में जब आता है। ऑल द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन आर डिवाइडिंग इनटू टू क्लासेस, तो दो क्लासेस में डिफाइन आउट होता है। कहता है एक क्लास जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू वन, उसे हम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, एंड द अदर determinant of t is equal to minus 1 are called improper transformation। अंडर अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास जो हमारे गिवन सिस्टम की कंडीशंस आती है आफ्टर रोटेशन, वो भी यहाँ पे मेंशन आउट है। अंडर अ प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन अ राइट हैंडेड सिस्टम रिमेन्स राइट हैंडेड आफ्टर रोटेशन, और ब्रैकेट में देख के लिखा है और लेफ्ट हैंडेड, और फर्दर आगे मेंशन किया हुआ है और लेफ्ट हैंडेड। यानी कि प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब हम रोटेशन करते हैं तो राइट हैंडेड सिस्टम जो है वो राइट हैंडेड ही रहता है, लेफ्ट हैंडेड लेंगे तो वो लेफ्ट हैंडेड ही रहेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट जब हम उसकी कंडीशन के साथ लेंगे तो एज इट इज लेगा। लेकिन जब हम इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसको रोटेट करेंगे तो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर राइट हैंडेड जो है वो लेफ्ट हैंडेड में कन्वर्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंडेड जो है वो राइट हैंडेड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे वाइस वर्सा लिखा हुआ है, मीन के एक चीज़ डिफाइन कर दी है, राइट हैंडेड जो है वो चेंज हो जाएगा इनटू लेफ्ट हैंडेड, और सेकेंडली लेफ्ट हैंडेड जो है वो राइट हैंडेड में चेंज होगा। वो लाइन लिखने की बजाय उसने सिर्फ वाइस वर्सा लिखा है। द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच टी इज इक्वल टू आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर मैट्रिक्स जो है हमारे पास आइडेंटिटी की फॉर्म आता है, द यूनिट मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली फॉर द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन का मीन है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड जो है वो दोनों ऊपर ही कंडीशन में आ जाते हैं, हमारे पास दोनों एक्सिस जो है वो सेम हो जाते हैं। x1 डैश जो हमने k एक्सिस में से चूज किया हुआ है, और x1 एक्सिस जो है वो हमारे पास k एक्सिस में से था, जो हमने एक्सिस को कल नेम दिए थे,
वही यहाँ पे उसने मेंशन किए कि देखिए ऑर्थोगोनल रोटेशन एक्सिस हमने की थी कल, ये चीज़ है। इसमें राइट हैंडेड से लेंगे तो राइट हैंडेड ही रिजल्टेंट रहेगा प्रॉपर फॉर्म में, लेकिन इम्प्रॉपर में लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा राइट हैंडेड। कहता है जब आइडेंटिटी की फॉर्म आएगी तो इट्स मीन ये जो हमारे पास x3 x2 एंड x1 डैश वाले, ये तीनों डैश वाले जो हैं, इनकी रोटेशन इस कंडीशन में होगी कि ये ऑटोमेटिकली ही दोबारा से उसी के ऊपर आ जाएंगे। देखिए तीनों के अंदर जो एंगल्स आ रहा है ये इस फॉर्म में, ये दोबारा से रिपीट होते हुए जब उनको रोटेशन करेंगे तो ये दोबारा इसी एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे जो हमारा गिवन एक्सिस की है, x1 x2 x3। उससे कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। इस साइड में कहता है जब हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। उसमें x1 डैश इज इक्वल टू x1, x2 डैश इज इक्वल टू x2 एंड x3 डैश इज इक्वल टू x3 की फॉर्म आएगी। इट मीन दैट इज xi इज इक्वल टू xi, तमाम एक्सिस जो है वो दूसरे एक्सिस के सेम हो जाएंगे। The proper transformation can be obtained from the identity transformation by continuously rotating the coordinate axis. Proper transformation जो है वो कहता है हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कंटिन्यूसली उसको रोटेट करते रहें वन बाय वन, पहले x1 के अकॉर्डिंग, फिर x2, फिर x3 के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास डिफाइन आउट हो सकती है। ऑन द अदर हैंड द इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी obtained बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर नहीं कर सकते, क्योंकि इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसकी कंटिन्यूटी जो है वो डिफाइन आउट नहीं होती, इसलिए जो है वो उसको इम्प्रॉपर को हम ट्रांसफॉर्मेट नहीं कर सकते। लेकिन द इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने के टू मेथड्स हैं, टू टाइप्स हैं, जिसमें डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट ऑपरेशंस हैं। दोनों जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म है। डिसकंटिन्यूअस होता है आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जब प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली होती है और रोटेटिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ होती है। जबकि हमारे पास जो है वो इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो उसकी टू टाइप्स आगे निकलते हैं, जिसमें डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट ऑपरेशन एक ही चीज़ है। डिसकंटिन्यूअस और साथ में उसने और मेंशन किया हुआ है, दोनों में से कोई भी एक फॉर्म जो है वो नेम आप मेंशन कर सकते हैं। आगे इनकी टू टाइप्स हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर की फॉर्म की। फर्दर जो है सबसे फन है रिफ्लेक्शन। सबसे पहले तो मैं रिफ्लेक्शन और उसके साथ जो उसका सेकंड वाला पॉइंट है इन्वर्जन, उस दोनों की डायग्राम डिफाइन करूंगी, फिर उसे डिफाइन करूंगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्शन के अंदर एक एक एक्सिस जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि x1 रिफ्लेक्ट होगा x1 डैश के अकॉर्डिंग, इन्वर्जन फॉर्म में इसकी रिफ्लेक्शन जो है वो बैकवर्ड फॉर्म में आएगी। x2 की ये डैशेस के साथ डिनोट की हुई है, सिमिलरली x3 की भी यहाँ पे डैशेस के साथ डिनोट की है। रिफ्लेक्शन के अंदर वन बाय वन इन्वर्टिंग रिवर्स होगा, लेकिन हमारे पास इन्वर्जन के अंदर तमाम जो एक्सिस हैं वो एट ए टाइम ही अपना इन्वर्स शो कर रहे होंगे, इन्वर्टिंग फॉर्म शो कर रहे होंगे, अपनी इन्वर्टिंग डायरेक्शन। दोनों के अकॉर्डिंग डिफरेंट मैट्रिसेस डिफाइन होंगे। दोनों में मेन डिफरेंस ये है, इन्वर्जन में तीनों एक्सिस एट ए टाइम इन्वर्टिंग फॉर्म बना रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर जो है वो वन बाय वन इन्वर्टिंग हो रही है, कि हमने एक्सिस जो है वो x1 लिया है तो x1 के अकॉर्डिंग ही होगी, x2 लिया है तो x2 के अकॉर्डिंग होगी, x3 है तो x3 के अकॉर्डिंग होगी, बाकी एज इट इज ही सेम उसी के साथ फॉर्म में मेंशन आउट होंगे। रिफ्लेक्शन है, दिस इज द ऑपरेशन इन विच द न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम OX1 डैश x2 डैश x3 डैश इज obtained फ्रॉम द ओरिजिनल सिस्टम। यानी हमने ओरिजिनल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफाइन आउट करना है, बट ओरिजिनल सिस्टम ऑब्टेनिंग किस फॉर्म में हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम है, ओरिजिनल सिस्टम OX1 x2 एंड x3 एक्सिस जो हमारे पास ओरिजिनल सिस्टम में थे उनका नेम हमने लिया हुआ है OX1 x2 x3, और यहाँ पे ओरिजिन ओरिजिन के पॉइंट को डिफाइन कर रहा है, एक्सिस के जो नेम है वो x1 x2 x3 है। बाय इन्वर्टिंग या रिवर्सिंग the direction of one of the axis of the latter, the other two remains in their original position। एक की डायरेक्शन इन्वर्ट होगी, बाकी दो अपनी उसी पोजीशन के अंदर रहेंगे। यहाँ पे देखें तो ये x1 वाला है, इसकी सिर्फ रोटेशन जो है, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है, चेंज होके इसकी इन्वर्जन फॉर्म बनी है कि हमने इसको ओरिजिन से दूसरी साइड पे जो है वो ड्रा आउट किया तो वो x डैश बन गया। बाकी दोनों अगर आप देखें यहाँ पे, बाकी दोनों जो है वो एज इट इज ही है, x2 के ऊपर x2 डैश ही है, x3 पे x3 डैश ही है।
नाउ जब हम x2 को इन्वर्टिंग फॉर्म में ड्रा आउट करेंगे तो x2 की इन्वर्टिंग फॉर्म जो है उसके बैकवर्ड एरो की फॉर्म में आएगी, जो रीजन से पास करती हुई आएगी। ये x2 है। सिमिलरली x1 डैश x1 के ऊपर ही रहेगा, x2 डैश जो x3 डैश x3 पे रहेगा। इसी तरह थर्ड वाली डायग्राम में भी उसने डिफाइन किया है सी में कि जब x3 को इन्वर्टिंग फॉर्म में शो करते हैं तो x1 और x2 अपनी साइड जो है वो चेंज आउट नहीं करते, वो एज इट इज ही दूसरे एक्सिस के ऊपर डिफाइन आउट होते हैं। इन दिस केस, इस केस में ट्रांसफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगी, x1 डैश की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो x1 है, यानी कि माइनस x1 है, x2 और x3 रिमेन है। इन फर्स्ट जो पहली वाली मेरे पास डायग्राम है, यहाँ पे ए फिगर बनी हुई है, इसमें अगर आप देखें हम रोटेशन करें डैशेस वाली की और वो अपोजिट फॉर्म में चल रही है ओरिजिन वाली फॉर्म में, x1 डैश इसकी अपोजिट डायरेक्शन जो है वो माइनस x1 है, बाकी x2 एंड x3 जो है वो एज इट इज सेम है। सिमिलरली सेकंड वाले में हमने लिया है x2 की, तो हमारे पास यहाँ पे x1 डैश इज इक्वल टू x1 ही रहेगा, x2 डैश जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस x2 में और x3 भी एज इट इज ही रहेगा। इन थर्ड के अंदर हमने x3 की इन्वर्जन ली है, x3 की इन्वर्जन की फॉर्म में x1 डैश एज इट इज ही रहेगा, x2 भी एज इट इज रहेगा, बट x3 के अंदर जो चेंजिंग आएगी वो डिफाइंड आउट है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अब हमने अपने मैट्रिसेस यहाँ पे मेंशन करने हैं। द कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस इज, फर्स्ट वाले में x1 किसके इक्वल आ गया, माइनस x1 के, बाकी दोनों जो है वो सेम एज इट इज ही आएंगे। सेकंड वाले में x2 डैश जो है वो माइनस x2 के इक्वल है, उसमें सिर्फ सेकंड वाली रो में माइनस आएगा, बाकी सारी एज इट इज ही रहेगी। सिमिलरली थर्ड वाले में जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो माइनस आएगा डेल्टी के फॉर्म में, बाकी एज इट इज रहेंगे। नोट दैट फॉर ईच ऑफ दीज मैट्रिसेस इनका डिटर्मिनेंट अगर आप लें तो वो इक्वल टू आएगा -1 के। इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन की आगे टू टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले रिफ्लेक्शन है, जिसमें 1 by 1 एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन है, और इन्वर्जन के अंदर तमाम एक्सिस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन है, तमाम एक्सिस एट ए टाइम ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दिस इज द ऑपरेशन इन विच द न्यू कोऑर्डिनेट्स ox1 dash x2 dash x3 dash is obtained from the original system। ओरिजिनल सिस्टम से हम इसको ऑब्टेन करेंगे बाय इन्वर्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस लेटर इन शॉन फिगर। फिगर के अंदर डिफाइन आउट है कि x1 x2 x3 से जो हमारे पास डैशेस की फॉर्म में है, इसको हमने ओरिजिनल वाली को अपोजिट डायरेक्शन में डिनोटेड करके फाइंड आउट किया है। इसमें अब एट ए टाइम सारे के सारे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग x1 डैश इज इक्वल टू माइनस x1, x2 डैश इज इक्वल टू माइनस x2, x3 डैश इज इक्वल टू माइनस x3। अब इसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो बनेगा वो t इज इक्वल टू एट ए टाइम ही हो रही है, तो तीनों के तीनों मैट्रिक्स जो हमने ऊपर बनाए थे उनको अगर कंबाइन आउट करके लिखना चाहें तो वो ये चीज़ बनती है -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। हमने अपने मैट्रिक्स को इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन आउट किया। नो डैट अब भी अगर आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो इक्वल टू -1 आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 होता है, लेकिन यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट्स -1 1 के साथ हैं, तो यहाँ पे इसका जब आप डिटर्मिनेंट लोगे डिटेल से 3 क्रॉस 3 का, तो आंसर जो है वो -1 आएगा। अभी सिर्फ जो मैंने यहाँ पे डिटेल से डिफाइन किया है उसमें प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन में डिटर्मिनेंट ऑफ t इज इक्वल टू 1 एंड इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन है डिटर्मिनेंट लेते हैं जब मैट्रिक्स का तो वो इक्वल टू आता है -1। इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन की आगे थोड़ी सी डिफाइनिंग किया उसने डिटेल से। प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन को हम आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन से डिफाइन कर सकते हैं, वो कंटिन्यूस होती है। इम्प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डिफाइन आउट करनी डिफिकल्ट है, उसकी आगे टू टाइप्स हैं डिसकंटिन्यूटी की फॉर्म की। उसमें एक टाइप जो है वो रिफ्लेक्शन है, जिसमें 1 by 1 एक्सिस एक एक्सिस जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि इन्वर्जन के अंदर जो है वो तीनों एक्सिस एट ए टाइम रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उसके हिसाब से उसने डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे मैट्रिसेस के मेंशन किए हुए हैं कि डिटर्मिनेंट फिर भी आप ले लें तो इक्वल टू -1 ही आता है। कोई पॉइंट किसी को इन दोनों टॉपिक्स में से पूछना हो तो बहुत ईजी है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ डिटेल के साथ, मैंने फिर भी उसको एक्सप्लेन कर दिया फर्दर। हम नेक्स्ट पे जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है।
ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस जो हमने डिटर्मिनेंट के अंदर डिफाइन आउट की हैं अभी अपनी इक्वेशंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है, ये इन्वर्जन के अंदर है। रिफ्लेक्शन के अंदर जो थी वो 1 बाय 1 चेंजिंग आ रही थी, बाकी दो एज इट इज आ रही है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यहाँ पे टॉपिक है कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को हमने किस तरह रोटेटिंग करना है। उसमें सबसे पहले जो उसका ए पार्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यहाँ पे डिफाइन आउट करना है। हमने दो एक्सिस लिए हैं, एक के कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और एक के डैश कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है। एक ही वक्त में दोनों को ड्रा आउट किया एक ही ओरिजिन पे। यहाँ पर एक पॉइंट लिया पी पॉइंट जो है वो आर्बिटरी पॉइंट लिया हमने, x1 x2 x3, x1 डैश x2 डैश x3 x3 डैश, दोनों का यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा पी के ऊपर जो हमने पॉइंट लिया। और रीजन से पी जो हमने यहाँ पे पॉइंट लिया पोजीशन वेक्टर के हिसाब से, के सिस्टम के हिसाब से आर लिया हमने पोजीशन 1 और के डैश के हिसाब से आर डैश लिया। अकॉर्डिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने इसको डिफाइन आउट करना है कि दोनों चीज़ें जो है वो एट अ टाइम इक्वल हैं, जस्ट इसकी रोटेशन जो है वो उसकी अपोजिट साइड में डायरेक्शन है, इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट साइड पे शो हो रहे हैं। अदरवाइज ये सारा का सारा डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। और हमने यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है कोऑर्डिनेट के एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सारा मैम जी बोलें। मैम वो ना कुछ लड़के और लड़कियों के टेक्स्ट आ रहे हैं ग्रुप में, उनकी क्लास नहीं कनेक्ट हो रही। मेरे पास इस वक्त 41 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं तो ऐड हैं इस वक्त। तो दोबारा चेक कर लेती हूँ। मैं दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ टॉपिक को। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो है फॉर अ वन पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसे डिफाइन करें। यहाँ पे कंसीडर टू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमने लिए, एक के और एक के डैश के साथ, हैविंग सेम ओरिजिन, जिनका ओरिजिन जो है वो यहाँ पर ओ एज ए हमने सेम ओरिजिन मेंशन किया है। एक ही ओरिजिन में से पास करते हुए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक पॉइंट लिया है पी। We first find the transformation equation expressing the coordinate जो कि हमारे k डैश कोऑर्डिनेट को एक्सप्रेस कर रही है x डैश के अकॉर्डिंग, यानी कि x1 डैश x2 डैश x3 डैश के अकॉर्डिंग for an arbitrary point p in the system k dash in the terms of the coordinate x1 x2 x3। पॉइंट लिया है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम एज इट इज लिए हैं, तो जो हमने पॉइंट लिया वो पॉइंट दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग सेपरेट पॉइंट्स लेगा। k कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग x1 x2 x3 आएगा और हमारे पास जो सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है के डैश, उसके अकॉर्डिंग इसका पॉइंट बनेगा x1 डैश x2 डैश x3 डैश। ये कोई से भी पॉइंट्स होंगे, हमने जनरल पॉइंट्स लिए तो हमने जनरल दिए उसको नेम्स की फॉर्म डिफाइन किया। अब ये पॉइंट जो लिया है वो पॉइंट ओरिजिन से कोई सी भी डायरेक्शन रखता है, उसे हमने पोजीशन वेक्टर का नेम दिया और पोजीशन वेक्टर अकॉर्डिंग टू के सिस्टम आर के नेम दिया और अकॉर्डिंग टू के डैश हमने पोजीशन वेक्टर को जो नेम दिया वो के डैश नेम दिया। दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने एक ही ओरिजिन में से पास किए, एक ही पोजीशन वेक्टर लिया। पोजीशन वेक्टर अगर हम यहाँ पे डिफरेंट लेते तो दोनों डिफरेंट होते, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफरेंट है, पोजीशन वेक्टर सेम है। इस कंडीशन में जब पोजीशन वेक्टर सेम है तो आर डैश के अकॉर्डिंग भी पोजीशन वेक्टर इक्वल टू आएगा आर के पोजीशन वेक्टर के। सिर्फ पॉइंट्स वहाँ पे डिफरेंट हमने मेंशन किए दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, अदरवाइज एक ही ये लाइन है जो दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉइंट लेगी। अब यहाँ से हमने दोनों पोजीशन वेक्टर को सेम लिया है। अब पोजीशन वेक्टर को जब हम सेम लेते हैं तो उसके पोजीशन वेक्टर को यहाँ पे डिफाइन आउट करेंगे। आर डैश के अकॉर्डिंग जो मेरा पोजीशन वेक्टर है उसके एलिमेंट्स यहाँ पे मेंशन करूँगी, x1 डैश e1 डैश प्लस x2 डैश e2 डैश प्लस x3 डैश e3 डैश एंड सिमिलरली इक्वल टू
R पोजीशन वेक्टर अकॉर्डिंग टू K सिस्टम x1 e1 x2 e2 x3 e3 के साथ है। दोनों इक्वल हैं, दोनों को हमने इस मिशन कन्वेंशन के अंदर कन्वर्ट किया है। x1 e1 x2 e2 x3 e3 दोनों एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। लेफ्ट साइड पे मैंने j का नेम दे दिया, x j e j डैश, दोनों को थोड़ा डिफरेंट करने के लिए सिर्फ नेम दिया, आप सेम नेम भी दे सकते थे। x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस x3 e3, इसको हमने i का नेम दिया। अगर आप डिफरेंट नेम भी दे देंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं, अगर सेम नेम देंगे तब भी इफेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो है वो डैशेज x डैश x से डिफरेंट है, e j डैश e j से डिफरेंट आएगी, इसलिए सेम नेम देने से भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आई जे इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ साथ में मेंशन कर दिया कि आई जे जो वेरी कर रहे हैं 1 से लेकर 3 तक फॉर्म में वेरी कर रहे हैं। फॉर द कंपोनेंट्स ऑफ एक्स जे डैश के कंपोनेंट्स फाइंड करने के लिए टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 1। अब हमने सेपरेट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करने हैं, सारे यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वाला डिफाइन कर देंगे। अगर हमने इसके अंदर से जे के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं एक्स जे डैश के, तो हम बोथ साइड पे ई जे से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। ये टाइप है हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर की, हम इसको यहाँ से उठा के दूसरी साइड पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट वेक्टर जो हैं वो एक दूसरे पे डिवाइड नहीं होते, साथ में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकती, मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो ये वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगा। मैंने यहाँ पे इसकी ई जे के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लिया। डॉट प्रोडक्ट लेने से लेफ्ट साइड जो है वो एक्स जे डैश में कन्वर्ट हो जाएगी और राइट साइड पे भी डॉट प्रोडक्ट आएगी। राइट साइड पे जो डॉट प्रोडक्ट आएगी वो एक्स आई, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट ले रही हूँ, एक्स आई ई आई डॉट ई जे, ई आई डॉट ई जे डैश है। अब डैश के अकॉर्डिंग मैं ई जे डैश अगर पहले लिख लेती हूँ, डॉट ई आई बाद में लिखूंगी, तो कल हमने प्रूव किया था ये किसके इक्वल आता है, एल जे आई, जो कि डायरेक्शन कोसाइन है। इन डायरेक्शन कोसाइन के अंदर आई एथ एक्सिस ऑफ सिस्टम के डैश, सॉरी जे एथ एक्सिस जो है वो के डैश का है, और आई एक्सिस जो है वो हमारे पास डिफाइन आउट है के। दोनों के अंदर कोई सा भी एंगल है, अभी हम सिर्फ इसको सिंपल शो आउट कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग, सो कोसाइन में कन्वर्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये एज इट इज ही फॉर्म में मैंने मेंशन किया। दोबारा से फिर रिपीट कर देती हूँ, ये हमने कल थ्योरम किया था, ई जे डैश डॉट ई आई इज इक्वल टू एल जे आई, ये डायरेक्शन कोसाइंस है जिसके बिटवीन टू एंगल्स आते हैं, ठीक है, इसमें एंगल्स आ जाते हैं, सिर्फ हमने इसको नेम दिया था डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग, इसलिए हमने इसको यहाँ पे एल के नेम के साथ ही शो करना है। मेंशन भी किया नीचे, वेयर एल जे आई आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द जेथ एक्सिस of the system K dash with the ith axis of the system K, और इनके बिटवीन में कोई एंगल भी आएगा जो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उसको स्पेसिफाई करें नेम के साथ। इक्वेशन 2 इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सिस्टम K टू द सिस्टम K डैश। हमारे पास जो हमारी इक्वेशन 2 बनी है, ये एक्सक्यूज मी मैम, जी जी मैम ये जो जेथ एक्सिस ये आई के अकॉर्डिंग भी जाएगा या जेथ एक्सिस पे ही रहेगा? जे आई है एल के साथ। यहाँ पे ई आई और ई जे है, उसने उसको कन्वर्ट किया है, उसको डॉट प्रोडक्ट है, ई जे डॉट ई वन ले लें तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। वो एल जे आई में कन्वर्ट हुआ है, पहला जो डैश वाला है वो जे है और दूसरा आई है, जो डैश वाला है वो के डैश में से है, दूसरा जो है हमने आई डैश में से लिया। मैं इसको डायग्राम से डिफाइन करती हूँ। ये है मेरे पास x2 डैश, इसको मैं e1 यानी कि एक्स आई के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग अगर इन केस, तो ये डायरेक्शन मेरे पास जो है डायरेक्शन कोसाइन के अकॉर्डिंग ये डिफाइन किया हमने कल, सिर्फ उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिर्फ मेंशन किया एल आई जे के अकॉर्डिंग, इनमें एंगल होते तो हम एंगल भी डिफाइन आउट कर सकते थे। अभी ये सिर्फ हमने जे के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, आगे फर्दर इसकी डिटेल भी डिफाइन है, सिर्फ हमने जे जो नेम दिया है उसके अकॉर्डिंग इसे डिफाइन किया है। जे जो है यहाँ पे वेरी कर रहा है 1 से लेके 3 तक। इसी तरह राइट साइड पे आई और जे डिफाइन है, ये आई और जे जो है वो वेरी कर रहे हैं, हमने यहाँ से खुद से ये पॉइंट जो है वो चूज नहीं किए, हमने इनको सिर्फ वेरिएशन के अकॉर्डिंग नेम दिया। ठीक है मैम। ठीक हो गया?
यहाँ पे ये आई और जे के अकॉर्डिंग सिर्फ डिफाइनिंग कर रहे हैं, अदरवाइज ये चीज़ थी ओरिजिनल चीज़। इसमें दोनों पोजीशन वेक्टर हमने सेम लिए थे, पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पर सेम लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे समीशन कन्वेंशन में कन्वर्ट किया। समीशन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हुए हमने नेम दे दिया आई और जे का, ताकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहे। अब कंपोनेंट फाइंड करने के लिए जो भी हमें यहाँ पे कंपोनेंट फाइंड करना होगा, लाइक मुझे यहाँ पर जो है 1 1 लेना है, मैं यहाँ पे 1 1 लेती हूँ, आई को मैं कोई भी नेम यहाँ पे ले लेती हूँ, 2 3 कुछ भी ले लेती हूँ, या इसको 1 1 के अकॉर्डिंग लेती हूँ। फिर तो डायरेक्टली जो है वो दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मैंने 1 लिया है तो E1 आएगा। E1 डैश निकालने के लिए मैं यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट दूंगी E1 के साथ। E1 के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास ये जो चीज़ आएगी x1 E1 डॉट E1, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे x1 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू इस साइड पे जो भी आपने x1 x2 x3 दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी डॉट प्रोडक्ट बनेंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो है वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन 2 को डिटेल से प्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि हमने वहाँ पे आई जे के जो लिए हुए हैं वो वेरी करते हुए नंबर हैं जो सिर्फ हमारे समीशन कन्वेंशन के समीशन को डिनोट कर रहे हैं, अदरवाइज वो एक्सिस नहीं है कि एक्स आई एक्स जे ये एक्सिस है, वो एक्सिस नहीं है। अब अगर उसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने का मीनिंग है जो आई और जे मैंने वहाँ पे खुद से समीशन कन्वेंशन के लिए चूज किए हैं उनको वेरी करती हूँ, फिर मेरे पास जो है वो इक्वेशन किस टाइप में बनती है। मैं इक्वेशन 2 यहाँ पे नोट करती हूँ, ये देखें इक्वेशन 2 है एक्स आई जे सॉरी एक्स ए डैश इज इक्वल टू एल जे आई। माइक बंद करेंगे अपना या नहीं? 85 सबसे पहले मैंने यहाँ पर जे को मान लिया, आई को वेरी किया, जे को जब 1 लेंगे x1 आ जाएगा, राइट साइड पे L1 आई एक्स आई को जब मैं वेरी करूंगी 1 2 3 तक तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा x1 इज इक्वल टू L11 x1 प्लस L12 x2 प्लस L13 x3। इसमें ये j की जगह पे भी मैंने यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है, i और i की जगह को जो है मैंने वेरी किया है, यानी कि i एलिमेंट को जो मैंने वेरी किया है, तो मेरे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा जिसमें j इज इक्वल टू मैंने 1 लिया है और बाकी तीनों जो है यानी कि i को जो वेरी करते हुए मैंने बाकी तीनों एक्सप्रेशन लिखे हैं वो ये चीज़ बनेगी। अब सेकेंडली मैं सेम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर j को 2 ले रही हूँ और बाकी तीनों भी वेरी कर रही हूँ, यानी कि एक्सिस को भी रोटेट करते हुए वेरी कर रही हूँ, तो मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो इस कंडीशन में आएगी। नंबर थर्ड पे j इज इक्वल टू 3 ले रही हूँ, i इज इक्वल टू 1 2 3 फॉर्म लूँगी, तो मेरे पास जो मेरी इक्वेशन है वो ये कंडीशन आ जाएगी। अब इसको मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है हमने, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स भी डिफाइन आउट कर रहे हैं, तो मैंने इसको जब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये मेरे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स बनेगा, राइट साइड पे कोफिशिएंट का मैट्रिक्स मैंने सेपरेट कन्वर्ट किया और साथ में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जो है मेरे पास वेरिएबल का मैट्रिक्स आएगा x1 x2 x3। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना तो आता है ना आप लोगों को? यस मैम जी। बस यहाँ पे डायरेक्ट उसने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इट शुड बी नोटेड दैट दीज इक्वेशंस आर फाउंड फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस एंड द इनवर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लॉ। इनवर्स ऑफ के अकॉर्डिंग के डैश का जो सिस्टम है वो के अकॉर्डिंग फाइंड होगा, लेकिन हमने पहले क्या फाइंड किया था, के सिस्टम को के डैश से फाइंड आउट किया। अब जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू एल जे आई एक्स जे डैश, ये इक्वेशन, और इसके अलावा ये इक्वेशन है। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो इक्वेशन है
वो कन्वर्ट हो गई इस फॉर्म में। अगर आपको इस फॉर्म के अकॉर्डिंग कन्वर्टिंग डिफाइन नहीं हो रही, आप यहाँ से ये मैट्रिक्स का सिस्टम डिफाइन है, इसके अंदर जब हमने इन्वर्स लेना है मैट्रिक्स का जब इन्वर्स लेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को फाइंड आउट करके उसके वैल्यूज के अंदर से हमने x1 x2 x3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको इन्वर्स कन्वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, इन्वर्स लेते हुए मैट्रिक्स का फाइंड करेंगे। सिंस xi इज इक्वल टू lji, अब इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रही, दोबारा से फिर उसने डॉट प्रोडक्ट लिया, लेने के बाद उसको दोबारा से कन्वर्ट किया इक्वेशन के अंदर, एक्सप्रेशन 3 को फिर एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग फुल डिटेल के साथ यहाँ पे मेंशन किया है, और ये मेरे पास जो है वो इसकी डिटेल इन्वर्जन भी यहाँ पे डिफाइन आउट हो गई है। इन्वर्जन को डिफाइन करने से पहले यहाँ पे उसने एक वैल्यू डिफाइंड आउट की है, उसे मैं बता देती हूँ ताकि फर्दर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। xi इज इक्वल टू lji xj डैश, ये लेफ्ट साइड ली है एज इट इज ही, राइट साइड को उसने एक्सप्लेन किया है lji xj डैश, xj डैश हम पहले ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, वही वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा एक्सप्रेशन लिया, यहाँ पे आई ने लिया, यहाँ पे के ले लिया। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है lji ljk और xk, अगर आप देखें तो आगे फर्दर जो है उसने ये चीज लिखी है, lji ljk किसके इक्वल आ रहा है, डेल आई के थ्योरम जो लास्ट में प्रूव किया था उसी से लिखा है, क्रॉनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंग उसने यहाँ पे इसको ओपन करके डिटेल से यहाँ पे फिर मेंशन किया, साथ में एक्स के जो है वो एज इट इज है, फिर फर्दर जो है क्रॉनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंग डेल आई के एक्स के इज इक्वल टू एक्स आई डायरेक्ट ही यहाँ पे मेंशन किया है, पूरा डिटेल से उसे सॉल्व नहीं किया। ये थ्योरम जो है क्रॉनिकल डेल्टा के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने पहले किए हुए हैं वही यहाँ पे उसने यूज़ किए हैं, उनकी वैल्यूज डायरेक्ट यूज़ की है। अगर आप डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाह रहे, आप इसको ओपन करें, आई को वेरी करें 3 तक और के को भी वेरी करें 3 तक, जहाँ पे आई और जे यानी कि 1 1 2 2 3 3 की कंडीशन आएगी वो सेम आएंगे, वहाँ पे 1 1 आएगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और आपके पास फर्दर जो है वो लास्ट पे x1 x2 x3 रह जाएगा, जो कि मेरे पास xi के अंदर दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा। दोबारा डिटेल से ओपन करने की इसको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी ही प्रूव कर चुके हैं, इसलिए दोबारा से इसको डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर यूनिट वेक्टर। पहले हमने पोजीशन वेक्टर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग किया है, अब यूनिट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग है। वी नेक्स्ट फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्सप्रेशन बाय यूनिट वेक्टर्स e1 dash e2 dash e3 dash in the system k dash in terms of the unit vectors e1 e2 e3, ये हमने k के अंदर से लिए। नाउ फ्रॉम वेक्टर, अब हमने वेक्टर करना है बिकॉज हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, a इज इक्वल टू a डॉट e1 प्लस a डॉट e2 e2 प्लस a डॉट e3 e3। वेक्टर को मैंने कन्वर्ट किया यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग, e1 का डॉट प्रोडक्ट लिया, e2 के साथ लिया और e3 के साथ लेते कंबाइन किया, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्ट करना है समीशन कन्वेंशन के अंदर। समीशन कन्वेंशन में कन्वर्ट करेंगे, जहाँ भी 1 2 3 की कंडीशन आ रही है कन्वर्ट करके ई आई में बन जाएगा, और यहाँ पे साथ में मेंशन कर लें आई वेरी 1 2 मैम ये रिपीट कर दीजिएगा फिर स्टार्ट से। जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कर रहे हैं, इक्वेशंस के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉइंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया था उसके अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर्स लिए थे, दोनों पोजीशन वेक्टर को सेम लिया है, दोनों पोजीशन वेक्टर को सेम लेते हुए हमने उसे समीशन कन्वेंशन में कन्वर्ट किया था। फिर फर्दर हमने डॉट प्रोडक्ट ली थी अपनी डिफाइन करने के लिए एक्स जे पॉइंट को। डॉट प्रोडक्ट लेके मैंने जो इक्वेशन 2 बनाई थी यहाँ पे, उस इक्वेशन 2 से मैंने फर्दर जो है उसको एक्सप्लेन किया था, आई और जे की वैल्यूज को वेरी किया था। वैल्यूज डिफाइन करने के बाद मेरे पास इक्वेशन आई थी, उन इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया था और मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट थी एग्जैक्टली। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ला मैम एक फाइंड करने क्वेश्चन के था, लिए बोले मैम जो इक्वेशन 2 में उसने डॉट प्रोडक्ट को चेंज किया आई और जे को रिप्लेस करके, अगर हम उसको वैसे रहने दें तो क्या इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी हमारी? ये एक्स आई ई आई डॉट ई जे है, इसके ऊपर वाला स्टेप, ये ये वाला वाला। जी मैम।
अगर आप इसको एज इट इज भी रहने देंगे तब भी कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन में, ताकि ये बहुत लेंथी एक्सप्रेशन बनेगा। अगर आप इसको यहाँ पे लेते हो ई जे डॉट E1 x1, तो आप एज इट इज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये जब इक्वेशंस को मैट्रिक्स में लिखोगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर, तो ये काफ़ी लेंथी मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ पे लिखने में कोई हर्ज मैम नहीं जी है, जो आप इसको कल एज इट इज हम भी लिख सकते हो, क्योंकि फर्दर हम दोबारा से वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, जो हमने पीछे कल की थी डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी के अकॉर्डिंग, ये वाली वैल्यू। मैम ये ऑर्थोगोनैलिटी वाले थोड़ा बहुत जरा समझ निकल आया था, क्योंकि लास्ट पे क्लास ऑफ होके दोबारा ऑन हुई थी तो कुछ बच्चे भी रह गए थे। तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ही दिया था करने के लिए, मैंने दोबारा से सारा एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने सिर्फ आप लोगों को छोड़ दिया था कि आप लोगों ने सिर्फ इसे पढ़ना है। इसमें जो बाकी चीज़ें रह गई थी उसमें डिटर्मिनेंट लेना था हमने, जो मैंने अभी दोबारा से लेक्चर भी डिफाइन किया। अगर आपने क्लास लीड ज्वाइन की है तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके हमारे पास आंसर इक्वल आता था आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के बाद। और फर्दर हमने राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड मैट्रिक्स को शो करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करने के लिए डिटर्मिनेंट लेना था। डिटर्मिनेंट ऑफ टी इज इक्वल टू 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डिटर्मिनेंट की कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ले लें या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके दोनों का डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आता है, इसलिए उसने डिटर्मिनेंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू लिया है, ताकि प्लस और -1 के साथ शो हो। जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे इक्वल टू 1 आएगा तो मैट्रिक्स जो है वो राइट हैंडेड है, अदरवाइज वो हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंडेड मैट्रिक्स कहलाता है। और आगे जो आज टॉपिक किया उसमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर की फॉर्म है, उसमें भी यही चीज़ थी हमारे पास।